लेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला महत्व है वो ये है कि जो उद्देशिका है ये संवैधानिक नैतिकता का स्थापन करती है। इस संवैधानिक नैतिकता को एक अलग पॉइंट के रूप में बहुत अच्छे से विस्तार से हमें जानना है, लेकिन अभी महत्व में हम समझा दे रहे हैं और थोड़ा सा उस पर समझा भी देंगे। तो सबसे पहला जो काम है महत्व, जो संवैधानिक उद्देशिका का महत्व है, वो सबसे पहला ये है कि ये क्या करती है, संवैधानिक नैतिकता का स्थापन करती है। कॉपी में हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बना रहे हैं। ये डायग्राम ही बनाना है, मेंस लिखने का सबसे की पॉइंट है ये, इसीलिए बनवा दे रहे हैं। संवैधानिक नैतिकता का स्थापन हो गया। उसके बाद कानूनी व्याख्या में सहायक है। अच्छा ये वो दर्शन के औचित्य में भी आपने पढ़ा होगा। कानूनी व्याख्या में सहायक, ठीक है। उसके बाद थर्ड, तीसरा है कि राज्य की प्रकृति और स्वरूप को स्पष्ट करती है। तीन पॉइंट्स हो गए। 13 हो रहा है बोर्ड पे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप अच्छा बनाइएगा। चौथा पॉइंट है संविधान का सारांश बताती है। संविधान का सारांश बताती है। पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करती है। मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करती है। और छठा पॉइंट, छठा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देती है। ये 6 पॉइंट जो है ये उद्देशिका के महत्व को बताने में सक्षम है। 6 इसलिए लिखवाए गए कि एक आध भूल भी गए
तो आप 4-5 तो याद ही रखिएगा, है ना। हो गया सबका। चलिए देखिए, जो सबसे पहला है कि संवैधानिक नैतिकता की स्थापना करती है। तो प्रश्न आता है कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि नैतिकता क्या है ना। तो नैतिकता आदमी के भीतर से आती है ना। आदमी कैसा है, भाई चरित्रवान है कि नहीं, हाँ, किसी विषय पे किस तरीके से सोचता है। ऐसे नैतिकता नैतिकता कहते हर लोग हैं, और जब नैतिकता की बारी आती है तो सब गोल हो जाता है। तो नैतिकता एक ऐसा विषय है कि ये भीतर से उत्पन्न होता है। अच्छा, पारिवारिक नैतिकता हो सकती है, सामाजिक नैतिकता हो सकती है, तो संवैधानिक नैतिकता भी हो सकती है। अब ये संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है। अभी जो बिहार के राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं? हाँ, हाँ, महामहिम आरिफ मोहम्मद खान जब केरल के राज्यपाल थे, है ना, केरल के राज्यपाल थे, तो किसी पत्रकार ने उनसे कोई राजनीतिक प्रश्न किया, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये जरूरी नहीं समझता कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, और मैं जिस पद पे बैठा हूं, तो नैतिकता मुझे ये इजाजत नहीं देती है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। कहने का अर्थ ये कि होंगे वो किसी पार्टी के, हैं वो बीजेपी के पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के हैं, लेकिन वो जिस पद पे बैठे हैं उस पद की अपनी एक गरिमा है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सब पदों की गरिमा है। संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत, या यूं कहे कि संविधान से ही उनकी वो उनका पद बना है। तो नैतिकता जो है वो ये बात कहती है कि आप जो भी काम करें वो संविधान को ध्यान में रख के करें, और जो जिस नैतिकता को संविधान ने निर्मित किया है उस चीज को ध्यान में रख के करें। इस पे हम विशेष रूप से बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत विस्तार नहीं दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको एक अलग टॉपिक के रूप में पूरा पढ़ना है। तो संवैधानिक नैतिकता कुल मिला जुला के जो मानवीय नैतिकता है, आप उससे उसको जोड़ सकते हैं। कि नैतिकता ऐसी कि भाई जो जिलाधिकारी है वो भी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें नैतिकता का ध्यान रखें। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो एक नैतिकता तो होनी चाहिए। अब ये नैतिकता, अब आप कहेंगे कि सर तो ये नैतिकता जो है तो ये एनफोर्स करवाई जा सकती है क्या, जबरदस्ती? ये पढ़ेंगे आप आगे, जब प्रकृति में पढ़ाऊंगा संविधान उद्देशिका की प्रकृति, तो आप पढ़ेंगे उसमें कि नैतिकता जो होती है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती है। जज साहब ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने कंबल नहीं बांटा गरीबों में तो आपको जेल करेंगे हम। ये तो अपने नैतिकता की बात है कि ठंडी आ रही है तो लोग कंबल उम्बल बांटते हैं, तो नैतिकता है कि भाई गरीब हैं इनको कंबल बांट दो। किसी दोस्त से कहे कि हमको कलम दो, कहे कलम नहीं देंगे, तो केस कर दीजिएगा कि कलम नहीं दिया।
अब उसकी नैतिकता वो आपको दे ना दे, तो नैतिकता को आप एनफोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट द्वारा। नैतिकता भीतर से आती है, और वो नैतिकता, तो उस नैतिकता की बात तो वो तो मानवीय नैतिकता है, लेकिन उद्देशिका जो है ये कहती है कि संवैधानिक नैतिकता होगी, और उसके लिए उसने मार्ग दिखाया। अब संवैधानिक नैतिकता आएगी कैसे? तो कुछ मूल्य उसने बता दिए कि सरकार कोई भी कानून, कोई भी योजना, कोई भी कुछ भी, कोई पॉलिसी बनाएगी तो न्याय का ध्यान रखेगी, है ना, समानता का ध्यान रखेगी, इन उसके अलावा स्वतंत्रता का ध्यान रखेगी। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही उसकी योजनाएं बनेंगी। तो हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं ना, सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, है ना, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सब तो बात होते ही रहता है। आप हमेशा कहीं ना कहीं सुनते भी रहते होंगे। तो उस नैतिकता की स्थापना एक्चुअली ये, हाँ, क्या कहा था अंबेडकर साहब ने? कहा था ना कि संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो अच्छा वर्क करेगा। तो इससे उनका क्या अर्थ था? नैतिक लोगों के हाथ में रहेगा तो बढ़िया काम करेगा, चोर डाकू बदमाश के हाथ में रहेगा तो वैसा ही काम करेगा, उस हिसाब से वो काम करेगा। तो बाबा साहब सीधे सीधे वो इसी संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहे थे कि अच्छे लोग के हाथ में रहेगा तो अच्छे से वर्क करेगा। चलिए, अब इस पे ज्यादा हम बोलेंगे तो पूरे क्लास हम बोल देंगे, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, कानूनी व्याख्या में सहायक है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि ये आप इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। जैसे मूलाधिकार अगर आपका हनन होगा, जब मूलाधिकार हम पढ़ेंगे तब मैं इस बात की फिर चर्चा करूंगा कि जब अगर आपका मूलाधिकार अगर आपका हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। भाई अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, ये सब है ना, तो आप जा सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समाजवाद नहीं लाया गया तो हम कोर्ट में जाएंगे। उदारवादी प्रवृत्तियां जो हो रही है हमारे यहाँ, 1991 में उदारवाद आया। उदारवाद मतलब कि आर्थिक उदारवाद का दौर था 1991 में। तो आर्थिक उदारवाद जब आया तो अब लोग ये, तो उसमें क्या हुआ, फिर कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया और कहा गया कि भाई अब आप आगे बढ़िए और वगैरह वगैरह। तो आप ये नहीं कह सकते कि इससे हमारे समाजवाद का हनन हो रहा है, वो नहीं कर सकते। लेकिन जब भी सर्वोच्च न्यायालय को ये जरूरत पड़ी है तो उसने कहा है कि कानूनी व्याख्या हम करेंगे और उद्देशिका को ध्यान में रख के करेंगे। और इसके लिए कल ही एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कहा कि जीने के साथ गरिमा पूर्ण जीवन का अधिकार। गरिमा पूर्ण जीवन का अधिकार क्या है? गरिमा की बात उद्देशिका करती है। तो कानूनी व्याख्या जब भी करनी हो तो इस चीज की बात आएगी कि नहीं आएगी। अगली चीज, राज्य की प्रकृति और स्वरूप को स्पष्ट करना। राज्य की प्रकृति कैसी होगी? समाजवादी प्रकृति होगी, है ना। राज्य कैसे, किस तरीके का, एक उसका ढांचा किस तरीके का होगा? तो समाजवादी तरीके का होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ये सब बात तो उद्देशिका ही कहती है कि राज्य की प्रकृति। अब आप समझ लीजिए, मैंने कहा है ना कि गागर में सागर है, तो कम में ज्यादा बोलती है, और अच्छा वक्ता वही होता है जो कम में ज्यादा बोल दे। लोगों को शेर क्यों पसंद है? एक लाइन का शेर है, शेर वो लायन वाला नहीं, अरे शायरों वाला शेर, एक लाइन में बोल दिया, है ना, संक्षिप्त हो गया। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, चौधरी बन के आ गए अगली कतार में। अभी अब समझने वाला खूब समझ गया है कि किसकी बात हो रही है ना। अदम गोंडवी साहब का शेर है, अब समझने वाला समझ गया, उसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो गाली है इसमें,
ये मत सोचिए ईश्वर क्लास में गाली सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अधम गोंडवी क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले जिनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था, हाँ, कुर्बो जवार में जो इस नाम से जाने जाते, जो मैंने अभी कहा, बार बार दोहराना उचित नहीं है ना। हाँ हाँ, तो चौधरी बन के अगली कतार में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। तो कम में ज्यादा कहने की बात ये उद्देशिका कर रही है। इसी से अगला पॉइंट हमारा निकलेगा कि संविधान का सारांश बताती है। गागर में सागर है। अगर किसी को ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि अगर किसी को संविधान, पूरे संविधान का मूल्यांकन करना है तो वो उद्देशिका पढ़ ले, वो समझ जाए कि संविधान क्या है। संविधान की मूल आत्मा है, कुंजी है, संविधान रूपी ताले को खोलने की। तो अब ये सारांश है और ये महत्व है इसका। यही तो बहुत ज्यादा महत्व है, सबसे बड़ा महत्व तो हम इसी को मानते हैं कि पूरा परिचय दे देती है, कम में ज्यादा चीजें बोल देती है। अगली चीज, अधिकार और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करती है। न्याय होगा, समाजवाद होगा, ये होगा, वो, ये सब तो यही बता रही है। तो यही मौलिक अधिकार और कर्तव्य हम समझ रहे हैं कि क्या है ये। अगली चीज, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देती है, बंधुत्व का सिद्धांत। अब इसको फिर से समझाने की आवश्यकता है जी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अब बंधुत्व की बात जब हो रही है तो बंधुत्व आएगा तो एकता की बात होगी ही। बंधुत्व बोला तो फिर एकता की बात होगी, और जब एकता की बात होगी तो ये बात भी है। अब इसको लिख लीजिए, है कि नहीं।